हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राहुल एंड वेलकम टू जेरफ टीमर्स। सो फ्रेंड्स, हमने अपने चैनल पर मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी थी फॉर द स्पेसिफिक सब्जेक्ट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जिसके अंदर जो है मैं ऑलरेडी आपके साथ मॉक टेस्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड डिस्कस कर चुका हूं एंड आज की वीडियो में मैं आपके लिए मॉक टेस्ट 4 लेके आया हूं। सो फ्रेंड्स, जब मैंने आपके साथ मॉक टेस्ट 3 डिस्कस किया था उसमें कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था और कहा था सर एक्सप्लेनेशन भी दे दिया करो। तो आज हर एक आंसर के बाद आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आपके जो कमेंट्स हैं, आपके जो फीडबैक्स हैं, आपके जो सजेशंस हैं मेरे लिए काफ़ी स्पेशल हैं। इसी तरह कमेंट्स करते रहा करो, अच्छा लगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी चैनल पर मैं काफ़ी सारी वीडियोस आपके साथ शेयर कर चुका हूँ यूजीसी नेट के रिगार्डिंग। होप सो आपने इन वीडियोस को देख लिया होगा और अगर नहीं देखा तो जाकर जरूर देख लेना। और इस पीडीएफ का जो लिंक है और जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी, जाकर ज्वाइन जरूर कर लेना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, Which of the following is not a firm specific factor affecting the choice of market entry mode? तो पूछ रखा है कि कौन सा जो फैक्टर है वो फर्म स्पेसिफिक नहीं है। नीचे हमें कुछ फैक्टर्स दे रखे हैं और बताना है कि कौन सा फर्म स्पेसिफिक फैक्टर नहीं है। ए प्रोडक्ट, बी साइज ऑफ फर्म, सी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, डी डिमांड अनसर्टेनिटी। तो फ्रेंड्स, फर्म स्पेसिफिक का मतलब यह है कि इंटरनल फैक्टर हमें बताना है, कौन सा इंटरनल फैक्टर नहीं है। ओके, होप सो फ्रेंड्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए चलते हैं इसके आंसर की तरफ। सो इट्स आंसर इज डिमांड अनसर्टेनिटी। देखो फ्रेंड्स, डिमांड अनसर्टेनिटी क्या है? डिमांड कौन करता है? डिमांड कस्टमर से होती है और कस्टमर कौन सा है? एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का पार्ट है। ठीक है, ये फर्म स्पेसिफिक नहीं है। प्रोडक्ट को फर्म कंट्रोल कर सकती है, साइज ऑफ फर्म को फर्म कंट्रोल कर सकती है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस वो फर्म का खुद का है, बट डिमांड अनसर्टेनिटी जो है वो कस्टमर के थ्रू की जाएगी। डिमांड जो है कस्टमर के थ्रू की जाएगी, तो ये अनसर्टेन है। ठीक है, तो डिमांड अनसर्टेनिटी जो है फर्म स्पेसिफिक फैक्टर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग 20 रेड एंड 40 ब्लू बॉल्स, एक बैग है जिसके अंदर 20 रेड बॉल्स हैं और 40 ब्लू बॉल्स हैं। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, उसमें से एक बॉल निकाली गई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट रेड? हमें बताना है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जो बॉल है वो रेड नहीं है। ए 1/3, बी 1/4, सी 2/3, डी 3/3। तो फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी का एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। सो होप सो फ्रेंड्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज 2/3। तो फ्रेंड्स कैसे होगा? देखो, हमें इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी अगर हमें पता लग जाए कि रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सक्सेस डिवाइड बाय टोटल। ठीक है, सक्सेस क्या है? 20। रेड बॉल्स कितनी है? 20 डिवाइड बाय टोटल बॉल्स कितनी है? 60। तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/3। और 1/3 को अगर हम माइनस कर दें टोटल में से 1 में से, तो क्या आ जाएगा? 2/3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2/3। ठीक है, तो या फिर दूसरा आइडिया हमारे पास ये है कि हम ब्लू बॉल्स की प्रोबेबिलिटी निकाल लें। ब्लू बॉल्स की प्रोबेबिलिटी क्या है? 40/60, दैट इज 2/3। तो ये भी हमारा तरीका है कि जिससे हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। होप सो फ्रेंड्स इजी क्वेश्चन था, अटेम्प्ट कर लिया होगा आपने, मतलब कि आपका आंसर ठीक ही होगा। ओके, तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन का लेवल है वो मैंने ज़्यादा हार्ड नहीं रखा, ये मॉडरेट टू हाई लेवल और इजी टू मॉडरेट लेवल हम इसको कह सकते हैं। हाई तो नहीं कहेंगे, इजी टू मॉडरेट लेवल हम कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पीपल हु अडॉप्ट एन इनोवेशन आफ्टर द एवरेज पार्टिसिपेंट्स हैव अडॉप्टेड इट एंड आर एक्सट्रीमली कॉशियस ऑफ द रिजल्ट बिफोर बाइंग आर रेफर्ड टू एज। ओके, तो कुछ पीपल्स ऐसे होते हैं जो कि इनोवेशन, जब एवरेज नंबर ऑफ पीपल उसको अडॉप्ट कर लेते हैं ना, उसके बाद जाकर उस प्रोडक्ट्स को या इनोवेशन को वो अडॉप्ट करते हैं। तो बताना है कि इस तरह के पीपल्स को, इन तरह के लोगों को हम क्या कहते हैं? ए लेट मेजॉरिटी, बी अर्ली अडॉप्टर्स, सी लैगार्ड्स, डी अर्ली मेजॉरिटी। तो फ्रेंड्स ये स्टेजेस हैं टेक्नोलॉजी अडॉप्शन की, कि कितने तरह के पीपल्स हैं जो कि टेक्नोलॉजी आते ही उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। थोड़ा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वेट करते हैं फिर अडॉप्ट कर लेते हैं, कुछ ये होते हैं जब सब अडॉप्ट कर लेते हैं तब अडॉप्ट करते हैं। तो आपको स्टेजेस में बताना है कि कौन से ऐसे पीपल हैं जो कि एवरेज नंबर ऑफ पीपल्स के लेने के बाद उस चीज़ को क्या करते हैं? अडॉप्ट करते हैं। ए लेट मेजॉरिटी, बी अर्ली अडॉप्टर्स, सी लैगार्ड्स, डी अर्ली मेजॉरिटी। होप सो फ्रेंड्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज ए, दैट इज लेट मेजॉरिटी। तो फ्रेंड्स अगर इसके स्टेजेस की बात करें, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन की स्टेजेस की बात करें तो कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले आते हैं इनोवेटर्स। इनोवेटर्स कौन से होते हैं? जो कि इनोवेशन मार्केट में आई नहीं और उसको परचेज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जैसे कि एप्पल का नया मॉडल आया नहीं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पहले ही उसको परचेज करके बैठ जाते हैं। ठीक है, प्री बुकिंग भी कर देते हैं।
उसके बाद आता है अर्ली अडेप्टर्स, जो कि इनोवेटर्स के बाद चीज़ों को परचेज करते हैं, वो होते हैं अर्ली अडेप्टर्स, ठीक है। उसके बाद आता है अर्ली मेजॉरिटी, ये होते हैं एवरेज नंबर ऑफ पीपल्स। जब इनोवेटर्स के बाद अर्ली अडेप्टर्स आते हैं, फिर आते हैं हमारे कौन से, अर्ली मेजॉरिटी। जब एवरेज नंबर ऑफ पीपल्स खरीद लेते हैं, उसके बाद जो लोग खरीदते हैं वो होते हैं हमारे लेट मेजॉरिटी, ठीक है, जो बिल्कुल सोच समझ के बिल्कुल रैशनल कंज्यूमर होते हैं। जब उसके प्राइस डाउन हो जाते हैं तब जाके उस चीज़ को परचेज करते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट में आते हैं लेगार्ड्स, मतलब जब इनोवेशन का जाने का टाइम हो जाता है ना, उस टाइम उसको परचेज करते हैं क्योंकि वो उसको सही रेट पर मिल जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा रैशनल कंज्यूमर कौन से होते हैं, हमारे लेगार्ड्स में जो होते हैं वो रैशनल कंज्यूमर, बहुत ज़्यादा रैशनल कंज्यूमर होते हैं। ओके, तो ये हमारी क्या है, सीक्वेंसेज हैं, स्टेजेस हैं। होप सो फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ रूरल मार्केटिंग। अब रूरल मार्केटिंग मतलब जो विलेज लेवल पर मार्केटिंग की जाती है, उसका कौन सा इसमें से फीचर नहीं है। ए सीजनल डिमांड, बी होमोजीनियस मार्केट, सी लार्ज एंड स्कैटर्ड मार्केट, डी लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, होप्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज होमोजीनियस मार्केट। देखो फ्रेंड्स, अगर रूरल मार्केटिंग की बात की जाए तो अगर हम आप खुद से सोचो कि अगर एक गांव की बात करें हम, तो वहाँ पे क्या होता है, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, बिल्कुल होता है। आज के टाइम में अर्बन और अगर रूरल को कंपैरिजन किया जाए तो गांव के लोगों का थोड़ा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है वो लो होता है। लार्ज एंड स्कैटर्ड मार्केट होती है, बिल्कुल। अगर इंडिया में ही बात की जाए तो बहुत से यहाँ पे जो लोग हैं वो गाँव में ही रहते हैं, अर्बन में अभी लोग कम रहते हैं, ठीक है। तो लार्ज एंड स्कैटर्ड मार्केट है। होमोजीनियस मार्केट नहीं, ये होमोजीनियस मार्केट हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि एक ही रूरल में डिफरेंट रिलीजन के कास्ट के लोग रहते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट उनकी कास्ट है, तो होमोजीनियस मार्केट नहीं है। जबकि जो मार्केट है वो हमारी कैसी है, हिट्रोजीनियस मार्केट है, ठीक है। और ये जो सीजनल डिमांड है, ये हमारी जनरली जो रूरल मार्केट की डिमांड होती है वो सीजन्स पर डिपेंड होती है, ठीक है। वो मेनली एग्रीकल्चरल फील्ड से ज़्यादा बिलोंग करते हैं, तो ये सीजनल इन नेचर होती है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा है, बी, डेट इज होमोजीनियस मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, dash is credited when an unrecorded assets is recovered and realized at the time of dissolution of a partnership firm। तो मान लो जब हमारी फर्म डिसॉल्व हो रही थी, उस टाइम पर कोई एक एसेट्स था जो कि रिकॉर्ड करना रह गया था। तो पूछ रखा है कि अब आपको अनरिकॉर्डेड एसेट्स मिला, आप उसको कहाँ रिकॉर्ड, कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। ए रियलाइजेशन अकाउंट, बी रिवैल्यूएशन अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, डी कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो फ्रेंड्स काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, होप सो आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज ए, रियलाइजेशन अकाउंट। देखो फ्रेंड्स, आपको यहीं से पता लग जाना चाहिए, जब आप डिसोल्यूशन कर रहे हो फर्म का, एक फर्म डिसॉल्व हो रही है, तो उस टाइम पे हम अकाउंट ही कौन सा बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट ही तो बनाते हैं। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ही रिकॉर्ड करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन लाइफ साइकिल प्रमोशनल स्ट्रेटेजी एम्स टू मेंटेन ए मिनिमम लेवल सो एज टू रिटेन मोस्ट लॉयल कस्टमर। तो कौन सी स्टेज, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की कौन सी स्टेज में हमारा जो प्रमोशनल स्ट्रेटेजी है हम उसको बिल्कुल मिनिमम कर देते हैं, ठीक है। हमारा फोकस सिर्फ अपने लॉयल कस्टमर्स को रिटेन करने पे रहता है। तो ऐसी कौन सी स्टेज है हमको बताना है। ए इंट्रोडक्शन, बी ग्रोथ, सी मैच्योरिटी, डी डिक्लाइन। तो फ्रेंड्स काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। पता चल जाना चाहिए कि हमको कौन सी स्टेज के अंदर जो है अपने प्रमोशन स्ट्रेटेजी को बिल्कुल कम कर देना है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज डिक्लाइन। जब डिक्लाइन का टाइम आ जाता है ना, उस टाइम पे हम अपने प्रमोशनल एक्सपेंसेस को क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, ठीक है। हमको अपने खर्चे बचाने होते हैं। हमारा मोटिव सिर्फ जो लॉयल कस्टमर है ना हमारे, उस पर ही रहता है, नए कस्टमर क्रिएट करने पर नहीं रहता। ओके, सो डिक्लाइन स्टेज में हम अपने प्रमोशनल जो एक्सपेंसेस है उनको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, normally one should resort to simple random sampling as it is biased fair and simple sampling error can be estimated। नॉर्मली पीपल क्या प्रेफर करते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो बायसनेस फ्री होती है, वहाँ पे पर्सनल बायस करने का कोई चांस नहीं होता। बट डैश इज कंसिडर मोर अप्रोप्रिएट व्हेन द यूनिवर्स हैपन्स टू बी स्मॉल एंड ए नॉन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट टू बी स्टडीड इंटेंसिवली। लेकिन कौन सा ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा जब हमारी जो पॉपुलेशन है वो उसका जो साइज़ है वो स्मॉल है, पॉपुलेशन का साइज स्मॉल है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमको पता है, और कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमको क्या है, पता है उसकी। तो उस टाइम पर कौन सी सैम्पलिंग मेथड जो है बेस्ट रहेगा। ए स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, बी सिक्वेंशियल सैम्पलिंग, सी पर्पसिव सैम्पलिंग,
डी मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। सो फ्रेंड्स होप सो आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज पर्पसिव सैम्पलिंग। तो फ्रेंड्स पर्पसिव सैम्पलिंग को जजमेंट सैम्पलिंग भी कहते हैं। अब खुद सोचो, एक पॉपुलेशन का साइज बिल्कुल ही स्मॉल है, ठीक है, स्मॉल इन द सेंस कह सकते हैं, मान लो मैं एक स्कूल को ही ले रहा हूँ, स्कूल मेरे लिए फिलहाल स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मेरे लिए पॉपुलेशन है, उसमें से मेरे को सैंपल सेलेक्ट करना है और मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, तो जस्ट मुझे हर एक स्टूडेंट के बारे में पता है कौन कैसा है और उसमें से मेरे को टॉपर्स को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं अपनी जजमेंट के बेस पे निकाल सकता हूँ। मुझे पता है कि क्लास के जो मॉनिटर्स हैं वो टॉपर्स ही हैं। जस्ट मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ जितने भी क्लास के मॉनिटर्स बना रखे हैं वो टॉपर्स ही हैं। तो मैं टीचर्स को क्या क्या कहूँगा कि जितने भी क्लास के मॉनिटर्स हैं उनको ले आओ बस। तो ये जजमेंट सैम्पलिंग जो है इस टाइम पर ज़्यादा सुटेबल रहेगा जिस केस में हमारी पॉपुलेशन जो है वो स्मॉल होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ जॉब इवेल्युएशन। तो कौन सा इसमें से जॉब इवेल्युएशन का मेथड नहीं है? ए चेकलिस्ट मेथड, बी जॉब ग्रेडिंग मेथड, सी पॉइंट सिस्टम मेथड, डी फैक्टर कंपैरिजन मेथड। होप सो फ्रेंड्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स इट्स आंसर इज ए, दैट इज चेकलिस्ट मेथड। जो चेकलिस्ट मेथड है वो जो है एक परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड है, ठीक है, परफॉर्मेंस को अप्रेज करने के एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को। तो चेकलिस्ट मेथड जो है जॉब इवैल्यूएशन मेथड नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द मैच्योरिटी टर्म फॉर द कमर्शियल पेपर यूजुअली वेरीज फ्रॉम। जो कमर्शियल पेपर है उसकी जो मैच्योरिटी डेट है वो कहाँ से कहाँ वेरी करती है? ए 30 to 40 डेज, बी 30 to 90 डेज, सी 7 to 364 डेज, डी 30 to 364 डेज। तो कमर्शियल पेपर फ्रेंड्स शॉर्ट टर्म मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और लॉन्ग टर्म मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, शॉर्ट टर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से कई बार क्वेश्चन आता है, कई बार गवर्नमेंट सिक्योरिटी से, टी बिल से आता है, कई बार कमर्शियल पेपर से, तो इसमें से आए रखता है। होप सो फ्रेंड्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं। सो इट्स आंसर इज सी, डेट इज 7 to 364 डेज। सो कमर्शियल पेपर की जो मैच्योरिटी डेट है वो 7 से लेके 364 डेज तक हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अगेन एक सिंपल क्वेश्चन है, कौन सा जो है मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट नहीं है? ए कैश रिजर्व रेशियो, बी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सी ओपन मार्केट ऑपरेशन, डी टैक्सेशन। होप सो फ्रेंड्स ये तो आपने अटेम्प्ट कर ही लिया होगा और आपका करेक्ट ही होगा। ओके, सो इट्स आंसर इज टैक्सेशन। अब जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो सेंट्रल बैंक मैनेज करता है और जो फिजिकल पॉलिसी है वो कौन सी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनेज करती है। तो टैक्सेशन जो है वो हमारा फिजिकल पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, और बाकी जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे किसके हैं? मॉनेटरी पॉलिसी के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ओनली फिजिबल पर्पस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कौन सा फिजिबल पर्पस है? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? ए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, सी सेल्स मैक्सिमाइजेशन, डी इंक्रीज असेट्स। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पर्पस पूछ रखा है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन पर्पस होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, मतलब कि जितने उनके जो शेयर्स हैं उनके प्राइस अगर इंक्रीज होंगे तो उसकी वेल्थ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? मैक्सिमाइज हो जाएगी। तो वेल्थ मैक्सिमाइज करना ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन क्या है? ऑब्जेक्टिव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सिलेक्ट द वन विद द करेक्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू कस्टमर लाइफ साइकिल इन CRM प्रोसेस। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रोसेस में कस्टमर लाइफ साइकिल का हमको प्रोसेस बताना है, कौन सा होता है? ए एक्विजिशन, रीच, लॉयल्टी, कन्वर्जन, बी रीच, एक्विजिशन, रिटेंशन, लॉयल्टी, सी एक्विजिशन, लॉयल्टी, कन्वर्जन, रिटेंशन, डी लॉयल्टी, रीच, एक्विजिशन, कन्वर्जन। सो फ्रेंड्स होप सो आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज बी, दैट इज रीच, एक्विजिशन, रिटेंशन एंड लॉयल्टी। तो फ्रेंड्स अगर हम CRM प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहला प्रोसेस आता है, सबसे पहला स्टेप आता है हमारा रीच। रीच का मतलब क्या है? रीच का मतलब है कि हमको सबसे पहले कस्टमर को अवेयरनेस करानी है। कस्टमर नहीं कह सकते, यहाँ पे हम कह सकते हैं पर्सन्स। हमें पीपल्स को अवेयरनेस करानी है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, ठीक है। सबसे पहला टास्क होता है हमको अवेयरनेस करानी है। अवेयरनेस हम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी करा सकते हैं और सेल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल सेलिंग के थ्रू, मतलब कि खुद भी पीपल्स के पास जा सकता है।
ठीक है, उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। सेकंड होता है हमारा एक्विजिशन। एक्विजिशन के अंदर क्या होता है, अगर जो जिनको इन्फॉर्मेशन दी है उनको लगा कि प्रोडक्ट्स खरीदने में फ़ायदा है, वो प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर्ड करेंगे। अब वो इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर्ड करेंगे, हो सकता है वो कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले, हो सकता है वो कंपनी की वेबसाइट्स पर विजिट करके उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले। अगर उन्हें लगा, इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उन्हें लगा कि ये प्रोडक्ट उनके काम का है, तो वो क्या करेंगे, एक्चुअली में क्या करेंगे, उसको परचेज करेंगे। तो थर्ड स्टेज आती है हमारी कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन मतलब कि वो जो पीपल्स है अभी तक हमारे लिए, अब वो हमारे क्या बन गए, कस्टमर बन चुके हैं। तो थर्ड स्टेज आती है हमारी कौन सी, कन्वर्जन। अब कन्वर्जन के बाद जो हमारी फोर्थ स्टेज आएगी वो कौन सी होगी, रिटेंशन। अब कौन सी स्टेज आ गई है, वो हमारी आ गई है रिटेंशन। रिटेंशन में क्या होगा, इसमें हम कस्टमर को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेंगे। कस्टमर ने प्रोडक्ट तो परचेज कर लिया, बट अब हमें उसे कॉल करके पूछेंगे कि क्या आप हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हैं, क्या आप कोई प्रॉब्लम अभी तक आपको फेस करने को मिली है, मतलब उनसे पूछेंगे, उनसे फीडबैक मांगेंगे ताकि हम उनको क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके। और लास्ट स्टेज आती है हमारी लॉयल्टी। अब हमें कस्टमर को क्या करना है, लॉयल बनाना है। ठीक है, ताकि वो बार बार जब भी प्रोडक्ट खरीदे वो हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन का खरीदे। तो ये एक प्रोसेस होता है, सबसे पहले रीच, फिर एक्विजिशन, फिर कन्वर्जन, फिर रिटेंशन, फिर लॉयल्टी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कन्वर्जन मेंशन नहीं है, बट वो इसका ही पार्ट होता है। ठीक है, तो मेनली प्रोसेस हमारा ऐसे ही चलता है। होप सो फ्रेंड्स आपने अटेम्प्ट कर लिया, मतलब कि होप सो आपका ठीक ही होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, ए राइज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ कॉजेज। अगर कमोडिटी के प्राइस में राइज होता है तो उससे क्या होगा, ए डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड डिक्रीज होगी, बी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, सी एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, डी इंक्रीज इन डिमांड। होप सो फ्रेंड्स आपने मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व पढ़ रखा होगा, तो आप इसको अच्छे से कर लेंगे। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज बी, डेट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो फ्रेंड्स अगर एक प्रोडक्ट के प्राइस में इंक्रीज होने से उसकी डिमांड कम होती है, मतलब खुद के प्रोडक्ट के प्राइस में इंक्रीज होने से उसकी डिमांड पर इफेक्ट पड़ रहा है, डिमांड डिक्रीज हो रही है, तो उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। बट अगर किसी अदर फैक्टर की वजह से प्रोडक्ट की डिमांड कम होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम डिक्रीज इन डिमांड। मतलब अदर फैक्टर्स कुछ भी हो सकता है, टेस्ट हो सकता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर उसकी वजह से डिमांड कम हो रही है तो उसको हम कहते हैं डिक्रीज इन डिमांड। बट यहाँ पे प्राइस की वजह से हो रही है तो हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। होप सो क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, स्वेट इक्विटी इश्यूज कैन बी जस्टिफाइड एज ए रिवॉर्डिंग एम्प्लॉयज फॉर देयर हार्डवर्क, B. Rewarding customers for their loyalty, C. Compensating employees for their services, D. Sharing profit with customers. Hope so friends आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इट्स आंसर इज ए, डेट इज रिवॉर्डिंग एम्प्लॉयज फॉर देयर हार्ड वर्क। हम क्या करते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स जो है अपने एम्प्लॉयज़ को इशू करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी हार्डवर्क, उनके हार्डवर्क के लिए हम उसको इशू करते हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए। ठीक है, एक चीज़ और आपको याद रखनी है, जो स्वेट इक्विटी शेयर होता है उसका जो लॉक इन पीरियड होता है वो 3 साल का होता है। मतलब कि हमने इशू तो कर दिया एम्प्लॉयज़ को, लेकिन वो 3 साल तक उनको होल्ड करके रखने पड़ेंगे, उसके बाद ही वो उसको क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको क्या करनी है, याद करके रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए जनरल फंक्शन ऑफ रिटेलर। तो कौन सा इसमें से जनरल फंक्शन नहीं है रिटेलर का। ए प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, बी स्टोर मर्केंटाइज, गुड्स को स्टोर करके रखना, सी कलेक्ट प्रोडक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स, डी कंक्लूड ट्रांजैक्शंस विद द फाइनल कस्टमर्स। बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आज लगता है कुछ क्वेश्चन ज़्यादा इजी आ गए हैं इस मॉक टेस्ट में। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इट्स आंसर इज कलेक्ट प्रोडक्ट फॉर मैन्युफैक्चर। तो ये जो काम है ये होलसेलर का है, ना कि रिटेलर का। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच सैम्पलिंग टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज रेफरल सैम्पलिंग। तो कौन सी टेक्निक को हम रेफरल सैम्पलिंग भी कहते हैं। ए क्लस्टर सैम्पलिंग, बी डबल टैप सैम्पलिंग, सी स्नोबॉल सैम्पलिंग, डी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अगेन एक इजी क्वेश्चन फ्रेंड, होप सो आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर। सो इट्स आंसर इज सी, डेट इज स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है कि हमने एक सैंपल सेलेक्ट कर लिया, मान लो मैं ऐसी जगह चला गया जहाँ पे मुझे सैंपल सेलेक्ट कर लिया लेकिन मैं किसी को जानता नहीं, तो मैंने क्या करा, एक सैंपल सेलेक्ट करा, उसी सैंपल के थ्रू उसको कहा कि मुझे रेफरेंस दे दो किसी और की जिसको मैं सेलेक्ट कर सकूँ
सेकंड सैंपल या थर्ड सैंपल के लिए। तो एक सैंपल के थ्रू मैं बाकी सारे सैंपल्स को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, मतलब रेफरेंस बेस्ड पर काम होता है सारा का सारा, इसलिए इसको रेफरल सैंपलिंग भी कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फ्लोइंग रेगुलेट्स कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया। तो कोऑपरेटिव बैंक को कौन रेगुलेट करता है? ए नाबार्ड, बी आरबीआई, सी स्टेट गवर्नमेंट, डी सिडबी। होप सो फ्रेंड्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए, सो इट्स आंसर इज बी आरबीआई। तो जनरली क्या है, हम जो लिख के आते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स को नाबार्ड रेगुलेट करता है, बट इन रियलिटी कोऑपरेटिव बैंक्स को जो है आरबीआई ही रेगुलेट करता है। चाहे इसमें डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक आ गया हो, सेंट्रल कोऑपरेटिव आ गया हो या स्टेट कोऑपरेटिव आ गया हो, सारे बैंक्स को आरबीआई ही रेगुलेट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन हाईली स्किल्ड वर्कर्स आर एम्प्लॉयड एट लो स्किल और अनस्किल्ड जॉब्स दे फॉल अंडर डैश कैटेगरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो क्या कह रहा है कि जब हाईली स्किल्ड वर्कर को हम क्या करते हैं, लो स्किल जॉब प्रोवाइड कर देते हैं। मान लो कि एक पर्सन है, ठीक है, उसने पीएचडी कर रखी है। अब पीएचडी कर रखी है तो वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लायक है, लेकिन इन रियलिटी वो स्कूल में एज ए पीजीटी टीचर लगा हुआ है। ओके, एज ए पीजीटी टीचर लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो क्या है, एक अनएम्प्लॉयमेंट से गुजर रहा है। उसको हमको बताना है कि वो कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट है। ए सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, बी अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, सी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डी साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। होप सो फ्रेंड्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो इसको कहते हैं हम अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट कहेंगे इसको हम। ओके, जिसमें क्या होता है, हाईली स्किल वर्कर जो है एक लो स्किल वाला काम कर रहा है, ठीक है। रिसेंटली अगर मैं बात करूं, एक इनफॉर्मल एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अभी थोड़े टाइम पहले ग्रुप डी की वैकेंसीज निकली थी इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। उसमें क्या हुआ, काफ़ी सारे जिसने पीएचडी कर रखी थी उन्होंने भी अप्लाई किया, उन्होंने भी जॉब ली है उसके अंदर, ठीक है। तो ये किस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है, ये एक है अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो कह सकते हैं कि एट प्रेजेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट रेट जो है काफ़ी ज़्यादा है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, एक्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज प्रोपाउंडेड बाय। तो फ्रेंड्स, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ए डुगलस एम्सिग्रिगर, बी एएच मैस्लो, सी फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग, डी डॉक्टर विलियम आउची। सिंपल क्वेश्चन है, होप सो फ्रेंड्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज ए, दैट इज डगलस एम्सिग्रिगर। तो अगर हम बात करें, इन्होंने दो थ्योरीज दी थी, मतलब कि दो, एक ही थ्योरी के दो पार्ट है, इसको हम कह सकते हैं एक्स थ्योरी और वाई थ्योरी, ठीक है। एक्स थ्योरी जो है हमारे नेगेटिव फैक्टर्स को शो करते हैं, मतलब कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो डिसलाइक करते हैं वर्क को, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और दूसरी जो थी वो कौन सी थी, वो थी वाई थ्योरी। वाई थ्योरी में क्या है, एम्प्लॉयज़ जो है उनको अच्छा लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, वो अपने काम से क्या करते हैं, लव करते हैं, मतलब कि काम करते हुए उनको अच्छा लगता है, ठीक है। तो एक साइड तो पॉजिटिव, एक साइड है नेगेटिव। जो एक्स फैक्टर को हम कह सकते हैं वो नेगेटिव है, और वाई जो है वो हमारी क्या है, पॉजिटिव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, परसेप्शन, बिलीफ, एटीट्यूड्स, लर्निंग आर द डैश फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कस्टमर बाइंग डिसीजन। तो परसेप्शन, बिलीफ, एटीट्यूड्स, लर्निंग, ये कौन से कंज्यूमर बाइंग डिसीजन के, मतलब कि कौन से फैक्टर्स के टाइप हैं। ए पर्सनल, बी सोशल, सी साइकोलॉजिकल, डी कल्चरल। सो होप सो फ्रेंड्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। ये भी क्वेश्चन सिंपल ही है। सो ये जो रिलेट रखता है ये हमारे साइकोलॉजी से, साइकोलॉजिकल फैक्टर से रिलेट रखते हैं, जिसके अंदर परसेप्शन आ गया कि मैं दूसरे चीज़ के बारे में क्या सोचता हूँ, बिलीफ कैसा मानना है, एटीट्यूड कैसा है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, लर्निंग। सो ये सारे जो पार्ट है ये हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के क्या है, पार्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड एट द सेम टाइम। कि जो सर्विसेज होती हैं उनको प्रोड्यूस भी एक टाइम पे किया जाता है और कंज्यूम भी एक ही टाइम पे किया जाता है। तो ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं सर्विसेज की। ए साइमल्टेनियसली, बी पेरिशेबिलिटी, सी इनसेपरेबिलिटी, डी इंटेंजिबिलिटी। होप सो फ्रेंड्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज इनसेपरेबिलिटी। देखो सर्विसेज का एक फीचर होता है कि सर्विसेज को हम सेपरेट नहीं कर सकते। मतलब जिस तरह प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को मान लो होलसेलर से आया वो रिटेलर के पास आया, रिटेलर से वो कस्टमर पास गया, लेकिन सर्विसेज को एट द सेम टाइम जहाँ पे वो प्रोड्यूस हो रही है उधर ही उसको क्या करना पड़ेगा, कंज्यूम ही करना पड़ेगा। ठीक है, इनको हम सेग्रीगेट नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते।
ओके, तो ये एक फीचर है सर्विसेज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, गार इज इंट्रोड्यूस्ड, GAR इज इंट्रोड्यूस्ड टू एलिमिनेट। तो इसको क्या एलिमिनेट करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था? A, टैक्स प्लानिंग, B, टैक्स मैनेजमेंट, C, टैक्स एवेजन, D, टैक्स अवॉइडेंस। होप सो फ्रेंड्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। सो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था टैक्स अवॉइडेंस के लिए। अगर हम GAR की फुल फॉर्म जाने तो इसकी फुल फॉर्म होती है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। ठीक है, तो जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल को इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया था ताकि टैक्स अवॉइडेंस को रोका जा सके। और टैक्स अवॉइडेंस को रोकने का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि इससे क्या होता है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस होता है। ठीक है, टैक्स जितने ज़्यादा लोग टैक्स अवॉइड करेंगे, वैसे तो ये इलीगल नहीं है, बट इससे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस होता है। दैट्स वाई GAR को, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल को इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इन दिस काइंड ऑफ अप्रेजल मेथड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एन एम्प्लॉय स्किल, abilities and behavior etc. is collected from a number of stakeholders, his superiors, subordinates, peers, team members and self. Name this method of appraisal. तो ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपको इनमें से देखने को मिल सकता है। एक ग्रुप अप्रेजल, B 360 डिग्री अप्रेजल, C ऐसे मेथड, D कंप्लीट अप्रेजल। तो जिसके अंदर जो है एक एम्प्लॉय को उसके स्टेक होल्डर्स के थ्रू क्या किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है। ठीक है, उसका अप्रेजल किया जाता है, जिसमें उसके सुपीरियर भी आ गए, सबॉर्डिनेट भी आ गए, पीयर्स भी आ गए, सेल्फ भी हो गया, खुद से भी हो गया। तो हमको बताना है कौन सा इसका ऑप्शन होगा। होप सो फ्रेंड्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है 360 डिग्री अप्रेजल। मतलब कि हम एक एम्प्लॉय को 360 डिग्री पर ही क्या कर रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं। मतलब कि 360 डिग्री मतलब कि उसके आसपास के जितने भी लोग हैं, चाहे उसके सबॉर्डिनेट्स हो गए, चाहे उसके वो खुद से भी हो गया, ठीक है, उसके मैनेजर्स हो गए जो उसको सुपरवाइज कर रहे हैं, तो सब उसको मिलके क्या करते हैं, अप्रेज करते हैं, उसको इवेल्युएट करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। होप सो फ्रेंड्स आपका ठीक ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द ऑडिटर नोटिस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ फ्रेंड कंपनी डिड नॉट इंक्लूड सम फुटनोट्स नेसेसरी फॉर यूजर टू मेक ए डिसीजन, दिस एक्शन वॉयलेट्स। तो एक ऑडिटर है जिसने एक कंपनी जिसका नाम है फ्रेंच कंपनी, उसमें यह देखा कि उन्होंने कुछ फुटनोट्स को मेंशन नहीं किया था और उनको मेंशन करना जरूरी भी था। तो इस एक्शन ने कौन से कंसेप्ट को वॉयलेट्स करा है? ए मैटेरियलिटी कंसेप्ट, बी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, सी इकोनॉमिक कंसेप्ट, डी फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। अगेन एक सिंपल क्वेश्चन है। आज का पेपर मैं कह सकता हूँ कि एक ईजी पेपर है, ईजी मॉक टेस्ट है। ओके, जनरली आजकल जो क्वेश्चन आते हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, असर्शन रीजन बेस्ड होते हैं, बट इसमें शायद वो क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं हुए। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। तो फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट क्या कहता है कि आपको हर एक चीज़ जो कि मटेरियल टाइप की इन्फॉर्मेशन है वो आपको क्या करनी है, डिस्क्लोज करनी ही है। ठीक है, तो फुट नोट्स भी इसके अंदर इसका एक पार्ट है जिसके अंदर आपको क्या है, जिसको आपको डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा, जो भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, सिगमेंट फ्लूइड है वैसे इसका नाम, विच स्ट्रक्चर डेवलप्ड फ्रॉम द एज ऑफ 5 to 6 एंड इज अपोजिट टू आईडी? ए सुपर आईडी, बी सुपर ईगो, सी आईडी, डी ईगो। होप सो फ्रेंड्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज सुपर ईगो। तो फ्रेंड्स अगर आईडी स्टेज की बात की जाए, ये जो होती है ये हमारे बर्थ से ही हमारे अंदर होती है आईडी, जिसके अंदर क्या होता है, इमीडिएट सेटिस्फेक्शन जो होता है इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। मतलब आईडी जो स्टेज होती है जो हमारे बर्थ के टाइम पे हमारे अंदर प्रेजेंट होती है, उसमें हमें इमीडिएट सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है। जबकि जो सुपर ईगो स्टेज होती है, यहाँ पे हम ये कौन सी एज के अंदर होती है, ये हमारे 5 to 6 एज के अंदर हमारे अंदर प्रेजेंट होती है। और इसके अंदर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं गुड और बैड के बीच में। ठीक है, ये दोनों के बीच का क्या है, डिफरेंस है। और ये जो सुपर ईगो स्टेज होती है ये बिल्कुल अपोजिट होती है किसके, आईडी स्टेज के। ओके,